इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर को। तो जेंडर से स्टार्ट करते हैं। देखो, दो टाइप्स के डिवीजन होते हैं। सेक्सुअल डिवीजन जो कि ये कहता है कि बायोलॉजिकली मेन और विमेन डिफरेंट होते हैं, और जेंडर डिवीजन तो सोसाइटी ने बनाया है कि ये दोनों इक्वल होते ही नहीं हैं। जितना भी घर का काम होता है वो विमेन को करने को पड़ता है, और जितना भी बाहर का काम होता है वो एक मेन को करने को पड़ता है। तो ये चीज़ें सोसाइटी ने बनाई हैं। इसी पर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये वो एक सिस्टम है जहाँ पर लेबर मतलब काम को जेंडर को अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। जितना भी घर का काम है वो औरत संभालेगी, और जितना भी बाहर का काम है वो एक आदमी संभालेगा और पैसे लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो मेल होते हैं वो घर का काम नहीं करते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं, बर्तन नहीं धोते हैं या फिर खाना नहीं बनाते हैं। वो करते हैं ये सब, लेकिन अगर इन्हीं कामों के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं तब वो करते हैं। वहीं पर औरतें रोज़ करती हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। सबसे पहले लिटरेसी रेट की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन में तो विमेन की लिटरेसी रेट है 54%, वहीं मेन की है 76%। 54%। क्यों ऐसा? क्योंकि पेरेंट्स अपना जितना भी रिसोर्स है वो सिर्फ बॉयज़ पर स्पेंड करना चाहते हैं, गर्ल्स पर नहीं स्पेंड करना चाहते हैं। और जो सेम जॉब में अगर एक आदमी है और अगर एक औरत है तो वो आदमी की सैलरी ज़्यादा होगी। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होता है। तो एक एक्ट आया था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में, और ये एक्ट का मेन गोल यही था कि सेम जॉब के लिए सेम सैलरी होनी चाहिए। सेक्स रेशियो इम्बैलेंस। पेरेंट्स फीमेल चाइल्ड को प्रेफर नहीं करते हैं, तो अगर उन्हें कहीं से भी पता चलता है कि जो चाइल्ड है वो फीमेल फीटस है तो फिर उन्हें वंब में ही मार दिया जाता है, जिससे कि सेक्स रेशियो इम्बैलेंस होता है। जितनी भी विमेन हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हरासमेंट ज़रूर देखने को मिलती है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी विमेन का काफ़ी ज़्यादा कम है। इंडिया को भले ही भारत माता कहा जाता है, लेकिन यहाँ की सोसाइटी सोचती है इंडिया एक पैट्रियार्की लैंड है, पैट्रियार्की सोसाइटी है, जहाँ पर ये सोचती है कि जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो विमेन से ज़्यादा ताकतवर रखते हैं, उनके पास ज़्यादा ताकत होती है। यहीं पर अब हम फेमिनिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। फेमिनिस्ट लोग वो लोग नहीं होते हैं जो कि ये बताते हैं कि विमेन ज़्यादा पावरफुल होती हैं। फेमिनिस्ट लोग सिर्फ ये होते हैं कि वो इक्वालिटी चाहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में, जॉब्स के लिए इक्वालिटी की मांग करते हैं। उन्हें हम फेमिनिस्ट बोलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फेमिनिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिले हैं, जिससे कि अभी जो इक्वालिटी है ना वो हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा इक्वालिटी नहीं हुई है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया पहले जैसा है। विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसका प्रॉब्लम है कि इलेक्टेड विमेन मेंबर लोकसभा में 2019 की बात हो रही है 14.36% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम था, और स्टेट असेंबलीज़ में तो 5% से भी ज़्यादा कम था, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर कई कंट्रीज़ को देखें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है विमेन के रिप्रेजेंटेशन में। इसका एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो कैबिनेट्स होते हैं वो डोमिनेट किए जाते हैं मेन के द्वारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि औरत कम रहे। भाई बहुत साफ बोल रही हूँ मैं। अब इसका सोल्यूशन ये है, जैसे पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ में 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व करवाई गई थी, जिसका रिजल्ट ये था कि 10 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव हमें मिले थे रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ से। वैसे ही कुछ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में भी होना चाहिए, जिससे कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े। अब हम रिलीजन पर आते हैं, तो रिलीजन यूनिवर्सल नहीं है। जेंडर यूनिवर्सल था, कहीं पे भी चले जाओ तुम्हें मेल और फीमेल मिलना ही मिलना है, लेकिन रिलीजन अभी कोई एक छोटा सा रिलीजन यहाँ पर इंडिया में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूके में भी होगा। यूके में है तो ज़रूरी नहीं वो इंडिया में होगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। गांधी जी ने एक बात कही थी कि हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, जितनी दूरी इनमें रहे उतना अच्छा है। लेकिन इन्होंने ये बात कही थी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को हम कभी दूर नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिक्स को सारे रिलीजन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सारे रिलीजन हमको कुछ ना कुछ अच्छी बातें ज़रूर सिखाते हैं। देखो, अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है रिलीजन को लेकर, तो सबसे ज़्यादा पिटाई या सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? जो बहुत ही कम रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो माइनॉरिटी रिलीजन है उसको प्रमोट करे, उसको प्रोटेक्ट करे। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी रिलीजन में देखा जाता है तो गवर्नमेंट उसमें चेंजेस कर सकती है। ऐसा कुछ था सती प्रथा, जिसमें विमेन के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, ठीक है। और अनटचेबिलिटी, रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन था, इस वजह से गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। और अभी हम ये नहीं कह सकते ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही चला गया है, लेकिन पहले से कम हो चुका है। कम्युनलिज्म।
जब लोग अपनी रिलीजन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएं, प्यार करना बुरी बात नहीं है अपने रिलीजन से, लेकिन इतना प्यार करने लग जाएं कि उन्हें दूसरे की रिलीजन में कमियां दिखनी शुरू हो जाए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहने लगे, तो ये बहुत बुरी बात है कम्युनलिज्म। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स। यस, हमें पॉलिटिक्स में भी कम्युनल चीज़ें देखने को मिलती है, तो देखते हैं। तो कम्युनल पॉलिटिक्स वही होती है जब लोगों को अपना रिलीजन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए। कम्युनलिज्म जब पॉलिटिक्स में आ जाती है तब हम कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जब पॉलिटिक्स के पीछे लोग अपनी रिलीजियस डिमांड्स को पूरी कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हम मंदिर बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसी को हम कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। थ्योरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, रिलीजन इनका मेन बेसिस होता है, मतलब सोसाइटी की फॉर्मेशन ही रिलीजन से होती है। कम्युनल पॉलिटिक्स वाले लोगों का ये ख्याल होता है, ठीक है, और एक रिलीजन का फॉलोवर एक ही कम्युनिटी से आता है, इनका ये भी मानना होता है। ठीक है, और इनके फंडामेंटल इंटरेस्ट लगभग सेम होते हैं। वाई इज़ थ्योरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स रॉन्ग? देखो, कोई एक ही रिलीजन से है और उसका इंटरेस्ट एक ही होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि किसी एक रिलीजन का जो इंसान है वो एक ही कम्युनिटी में रहेगा। ठीक है, इनके अंदर फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी होती है कि हमारा रिलीजन ना सबसे ऊपर होना चाहिए, हम सबसे ऊपर होने चाहिए, हम अपने रिलीजन को प्रमोट करेंगे, सबसे ज़्यादा बनाएंगे और सभी मतलब इस रिलीजन के लोग होने चाहिए। तो इनके अंदर फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी होती है, फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हम दूसरे रिलीजन को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, जिससे क्या होता है, दंगे होते हैं, क्योंकि लोग अपने रिलीजन के बारे में अच्छा तो सुन सकते हैं लेकिन बुरा कभी नहीं सुन सकते हैं। सेक्युलरिज्म और सेक्युलर स्टेट, देखो ये वो चीज़ें हैं जब मतलब सेक्युलरिज्म का यही मानना है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स की जितनी ज़्यादा दूरी रहती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है डेमोक्रेसी कंट्री की। इसका मतलब है कि कंट्री किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और सभी को फ्रीडम होती है अपने बिलीव्स पर, वो कोई भी रिलीजन की होली बुक्स पढ़ सकते हैं, वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ। और इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान से हिंदू होते हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी है, हाँ मेजॉरिटी है हिंदुइज्म रिलीजन, लेकिन इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कोई भी। व्हाट मेक्स इंडिया एज सेक्युलर स्टेट? तो इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, सबको फ्रीडम है कि कोई सा भी वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अलाउ करता है अगर किसी रिलीजन में इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, तब गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है और कोई भी चेंजेस कर सकती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था सती प्रथा का और अनटचेबिलिटी का। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, देखो अभी भी बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपने ही कास्ट वाले लोगों के साथ खाएंगे पिएंगे, उन्हीं में शादी करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी भी है और ये इंडिया से अभी तो नहीं जाने वाली, ठीक है, लेकिन बहुत कम है पहले से। तो इसके कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कास्ट सिस्टम। फर्स्ट है सोशल रिफॉर्म्स। लीडर्स जैसे कि गांधी जी, BR अम्बेडकर जी, वो ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहां पर इनइक्वालिटी ना हो, सिर्फ इक्वालिटी है। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, लोग गांव से शहर आने लगे, एजुकेशन सबको मिली, तब पता चला, लोगों का माइंडसेट बदला कि कास्ट वास्ट कुछ भी नहीं होते हैं, सभी इंसान हैं, सभी ह्यूमन हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन भी, आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी नहीं करता है। अभी मैंने ये भी कहा था कि ये अभी तो नहीं खत्म होने वाला है कास्ट सिस्टम। तो अब हम ये पढ़ते हैं व्हाई डज कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जो अभी भी कास्ट सिस्टम पर बिलीव रखते हैं, अपने ही कास्ट सिस्टम वाले लोगों के साथ उठना बैठना, शादी, खाना पीना सब रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का माइंडसेट हम पता नहीं कभी चेंज भी कर पाएंगे या नहीं। कास्ट इन पॉलिटिक्स, हाउ कास्ट यूज इन पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, जब कोई भी पार्टी बनती है तो एक एरिया में जब पता चलता है कि एक्स कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो फिर उसी कास्ट के एक बंदे को कैंडिडेट बना लिया जाता है, उस पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से, वहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, लोगों के मन में ये थोड़ी सी भावना आती है कि हाँ ये मेरे कास्ट का है तो फिर हमको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और वो कैंडिडेट ऐसी ऐसी स्पीच भी देगा ना कि मैं इस कास्ट का हूँ तो तुम्हें ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तुम्हारे कास्ट का डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन सबको मिलेगी। तो लोग थोड़ा सा ट्रैप में आ भी जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कभी ये करना तो नहीं चाहती है, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, मतलब कि 18 के अबव जितने भी एडल्ट हैं उनको वोट देने का हक है, उसके लिए उन्हें सभी को, मतलब अपर कास्ट और लोअर कास्ट को इक्वल लेकर चलना होता है, थोड़े ही दिन के लिए, लेकिन
लेकर चलते हैं वो। क्या इलेक्शन सारे ही कास्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने बताया था कि एक एरिया का एक्स कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं तो फिर एक्स कैंडिडेट वो चूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन वो एक्स कैंडिडेट के कास्ट वाले सभी उसको नहीं देंगे, क्योंकि कुछ लोगों का पता होगा ये कितनी हवाएबाजी कर रहा है, कितना फेंक रहा है। जैसे आपको पता है MP और MLAs में 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्शन नहीं जीतती है, ठीक है, कोई भी लगातार मिनिस्टर्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिटीज़न को पता चल जाता है ये हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमें इक्वल रख ही नहीं रहे हैं, तो इनको हम क्यों इलेक्शन जिताएं। इलेक्शन कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, पूरा कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन हाँ 1% लोग अभी भी कास्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं इलेक्शन में। अभी हमने पढ़ा था कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जो कास्ट खेला जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट के अंदर जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है। देखो जितनी भी कास्ट है वो चाहती हैं कि हम बड़े हों, हम मेजॉरिटी में हों, तो इससे क्या होता है, जो आपस में 3-4 जो कास्ट होती हैं वो ग्रुप बना लेती हैं, जैसे कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, इस टाइप से कास्ट ग्रुप्स बनते रहते हैं। देखो हमारे पॉलिटिक्स में कास्ट डिफरेंट टाइप के रोल प्ले करता है, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव रोल पहले पढ़ लेते हैं। जो दलित होते हैं, OBC कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें बेटर एक्सेस मिल जाती है डिसीजन मेकिंग की। अच्छा, नेगेटिव रोल क्या होता है कि जब पॉलिटिक्स में कास्ट आ जाती है तो फिर वो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है और कहीं ना कहीं फसाद ज़रूर होते हैं। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा चैप्टर ये ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड चूजिंग माय वीडियो। पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मैंने प्रीवियस ईयर अपलोड किया था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है। एनिमेशन की मैं गारंटी नहीं देती हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं।